तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमाइंस का मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ पुरानी रिएक्शंस को डिस्कस किया था जो पहले के चैप्टर्स में डिस्कस हुई है, और उसके अलावा एक दो मतलब कुछ नई रिएक्शंस भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस थी, एक था रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और फिर उसके बाद आपने कुछ रिडक्शन रिएक्शन देखी हैं। तो अब उसी डिस्कशन में मैं कुछ और रिएक्शंस को भी डिस्कस कर रहा हूं जो पहले नहीं बताई गई हैं। जैसे मैंने एक हेडिंग नोट करवाया है आपको, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ये लिखा है ना आपने? बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं तो इसमें नाइट्रो एल्केन से प्राइमरी अमाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और नाइट्रोबेंजीन है तो उससे हम एनिलीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाइट्रो एल्केन से प्राइमरी अमाइन और नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो नाइट्रो एल्केन है उसका रिडक्शन को अलग डिस्कस कर रहा हूँ, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन को अलग डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप नोट करो, लिखो नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन undergo reduction, nitroalkane undergo reduction, nitroalkane undergo reduction to give primary amine, to give primary amine as follows. Nitroalkane undergo reduction to give primary amine as follows. अब देखो यहां पे हम क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। नाइट्रोएल्केन है और हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं प्राइमरी अमाइन में। अब इसके लिए हम रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करते हैं वो है, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं स्पेशली, ये ध्यान देना यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं टिन एंड HCl को, टिन प्लस HCl, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं आयरन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl। और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन, निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन। अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सुटेबल रिएजेंट जो है यहाँ पे आयरन प्लस HCl है। सबसे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आयरन प्लस HCl है। क्यों है, जरा आप एनसीईआरटी में देखो। एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है मैं पढ़ रहा हूं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में फर्स्ट रिएक्शन यही गिवन है एनसीईआरटी में। तो इसमें बोल रहा है कि नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम, एंड आल्सो बाय रिडक्शन विथ मेटल्स इन एसिडिक मीडियम। तो जैसे ये दो केसेस आप देख रहे हो कि टिन एंड HCl, आयरन एंड HCl जो है, तो इसकी बात कर रहे हैं। नाइट्रोएल्केन्स can also be similarly reduced to corresponding alkanamines. Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred. अब देखो ये बात, reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed. तो ये जो Fe है ये HCl से रिएक्ट करके, ठीक है, HCl से रिएक्ट करके ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा FeCl2।
और यहाँ पे प्रोड्यूस होगा नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन में यूटिलाइज होता है। बोला कि ये जो FeCl2 प्रोड्यूस हुआ, ये FeCl2 हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेता है और HCl प्रोड्यूस होती है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस से HCl प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहां पे हमें कम HCl यूज करना पड़ता है, जबकि टिन के साथ हमें ज्यादा HCl यूज करना पड़ता है। यही बात यहां पे बोली जा रही है कि रिडक्शन विथ आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिफर्ड because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आयरन प्लस HCl जो है यहाँ पे सबसे प्रिफर्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज यहाँ पे जब हम आयरन के साथ HCl को यूज करते हैं तो हमें कम अमाउंट HCl का यूज करना पड़ता है, जबकि टिन के साथ अगर हम HCl यूज करते हैं तो ज्यादा HCl यूज करना पड़ता है, क्योंकि आयरन के साथ जब HCl को यूज करते हैं तो फेरस क्लोराइड बन जाता है और ये फेरस क्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर के फेरस हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और HCl प्रोड्यूस होता है। इसलिए हमें अलग से कम HCl यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इस पर्पज के लिए। और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम नाइट्रो एल्केन से अमाइन बनाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियली यही रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। अगर हम लेबोरेटरी में नाइट्रो एल्केन को अमाइन में कन्वर्ट करना है तो टिन एंड HCl यूज करते हैं, ये लैब मेथड है। और अगर लार्ज स्केल पे हमें प्रोड्यूस करना है तो आयरन और HCl यूज करते हैं, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। अब देखो, अगर हमें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तो आप नोट करो, नाइट्रोबेंजीन gets converted into aniline. Nitrobenzene gets converted into aniline as follows. Nitrobenzene gets converted into aniline as follows. तो नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें एनिलीन बनाना है तो यहां पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? यहां पे हम यूज कर सकते हैं आयरन प्लस HCl को, और यहां पे हम यूज कर सकते हैं टिन प्लस HCl को, ठीक है। अगर इनको यूज करते हैं निकेल और पैलेडियम और प्लैटिनम प्लस हाइड्रोजन, तो पुअर यील्ड मिलती है प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे पुअर यील्ड प्रोडक्ट की मिलती है, इसलिए ये बहुत सुटेबल नहीं है। तो सबसे सुटेबल है यहाँ पे आयरन प्लस HCl और टिन प्लस HCl, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना। इसमें ध्यान देना, हम यहाँ पे कभी भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को नहीं यूज करेंगे। अगर नाइट्रोबेंजीन को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराया गया तो ये प्रोडक्ट बनता है बेटा, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एजोबेंजीन बनता है। जबकि आपने देखा कि
अगर नाइट्रो एल्केन है तो नाइट्रो एल्केन को इससे ट्रीट करने पे अमाइन बन जाता है, लेकिन नाइट्रोबेंजीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर आप ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा? एजोबेंजीन बनेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो इसलिए नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को या किसी भी ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट को आप नहीं यूज करोगे जो बेसिक मीडियम में जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है अपना एक्शन दिखाता हो। अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट बेसिक मीडियम में अपना एक्शन दिखा रहा है तो वो कभी भी नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं इसी रिडक्शन से रिलेटेड, इसीलिए मैंने इसको बोला था कि अलग से ही डिस्कस करूंगा, काफी इंफॉर्मेशन है इसमें। देखो, अगर हम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करते हैं तो रिडक्शन के कई सारे स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन होता है तो नाइट्रोसोबेंजीन बन जाता है एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल बन जाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन का, ये बन जाता है। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन तो ये बनाने के लिए यूज होगा नाइट्रोबेंजीन से इसको कन्वर्ट करने के लिए, और 4 नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रोबेंजीन से फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा इस कन्वर्जन के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो नाइट्रोसोबेंजीन और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बना है ये आपस में रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनस्टेबल होता है। ये कंपाउंड ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल तो ऑब्वियसली ये किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू जो है इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एक तरीके से इंटरमीडिएट की तरह एग्जिस्ट करेगा। तो ये जैसे ही फॉर्म होता है इमीडिएटली ये डिहाइड्रेट हो जाता है, और डिहाइड्रेट होकर के ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है एजॉक्सी बेंजीन। इसको बोलते हैं एजॉक्सी बेंजीन। मतलब अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा रहे हो तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से क्या क्या बन सकते हैं वो सारी चीज यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। ये एजॉक्सी बेंजीन बनता है जो कि एक स्टेबल प्रोडक्ट है। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को इसमें कन्वर्ट करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट करते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन को फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो एजॉक्सी बेंजीन है अगर हम इसको फर्दर रिड्यूस करें तो ये एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अभी आपने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर इसको फर्दर रिड्यूस किया जाए तो इस रिडक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसको हमने बेंजीडीन रीअरेंजमेंट में यूज किया था एज ए सबस्ट्रेट। इसको बोलते हैं हाइड्राजोबेंजीन। ये है एजोबेंजीन। अगर इसका फर्दर रिडक्शन कराते हैं
तो एनिलीन बन जाता है। ये रिडक्शन की स्टेजेस हैं। तो अब यहां पे आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो हम इसको बोल रहे हैं 1, इसको बोल रहे हैं 2, इसको बोल रहे हैं 3, इसको बोल रहे हैं 4, इसको बोल रहे हैं 5 और इसको बोल रहे हैं 6। तो अगर आप किसी न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करोगे तो न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा प्रोडक्ट 1 या 2 का फॉर्मेशन करता है। इस बात को नोट कर लेना, यहां पे लिख लो। न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट always produce either product 1 or product 2. either product 1 or product 2। मतलब कोई न्यूट्रल रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप यूज करोगे तो वो या तो नाइट्रोसो बेंजीन बनाएगा या फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। आगे लिखो। एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट can produce either product 3 or 4 or 5। प्रोडक्ट 3 प्रोड्यूस करेगा या प्रोडक्ट 4 प्रोड्यूस करेगा या प्रोडक्ट 5 प्रोड्यूस करेगा। 3, 4, 5 यानी कि एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्राजोबेंजीन का फॉर्मेशन एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमने कंसीडर किया था, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? एल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर होता है, तो इसलिए वो प्रोडक्ट 4 का फॉर्मेशन कर रहा है। लिख लो। एसिडिक रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको ऐसे लिखो, ओनली एसिडिक रिड्यूसिंग एजेंट कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट 6। ठीक है, अगर प्रोडक्ट 6 बनाना है हमें, तो 6th प्रोडक्ट को कौन बनाएगा? सिर्फ एसिडिक रिड्यूसिंग एजेंट ही बना सकता है। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोबेंजीन से अगर आपको हाइड्राजोबेंजीन बनाना है, यानी कि प्रोडक्ट 5 बनाना है, तो उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेंजीडीन रीअरेंजमेंट तो आप जानते ही हो सकता हो किसी रिएक्शन में पहले उसको बनाया गया, उसको प्रोड्यूस किया गया और फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड HCl के साथ आगे उसको ट्रीट किया गया हो। तो अगर आपको नाइट्रोबेंजीन से हाइड्राजोबेंजीन बनाना है, इसको फॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम नाइट्रोबेंजीन को हीट करते हैं तो हाइड्राजोबेंजीन बन जाता है। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। बाकी एजोबेंजीन बनाना है तो एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपको बता ही दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये है रिडक्शन से रिलेटेड, नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहां पे आप देखो, 2 नाइट्रोबेंजीन को 2 एनिलीन में अगर कन्वर्ट करना है तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 12 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड। तो एक नाइट्रोबेंजीन को अगर आपको एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो ओवरऑल 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
भाई देखो 6 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे, 8 हो गया, 2 यहाँ पे 10, 2 यहाँ पे 12, टोटल 12 नेसेंट हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन के करस्पॉन्डिंग यूज हो रहा है। 2 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन के करस्पॉन्डिंग 12 मोल, तो 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के करस्पॉन्डिंग 6 मोल नेसेंट हाइड्रोजन का यूज होगा। यस सर। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताता हूं, सेलेक्टिव रिडक्शन of polynitropentane। सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ पॉलीनाइट्रोबेंजीन। देखो अगर हमारे पास मान लो ये डाई नाइट्रोबेंजीन है और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं नाइट्रो एनिलीन में, तो अब यहाँ पे क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप है बट आप एक को ही रिड्यूस करना चाहते हो, एक को आप एज इट इज मेंटेन रखना चाहते हो। तो ये जो टिन और HCl है या आयरन और HCl है उसको यूज करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो तो दोनों को रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हमें स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमें इस रिडक्शन को परफॉर्म करना है तो इस रिडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो क्या रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं? देखो यहाँ पे यूज किया जाता है NH3 प्लस H2S, NH3 प्लस H2S को यूज करते हैं और साथ में इथेनॉल सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। और NH4 ट्वाइस SX, ये है अमोनियम पॉलीसल्फाइड, अमोनियम पॉलीसल्फाइड है ये। ठीक है बेटा? यस सर। अमोनियम पॉलीसल्फाइड आपने P ब्लॉक में पढ़ा था, H2SX ऐसा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है ना। भाई ये बताया था ना, HSH एग्जिस्ट करता है, HSSH एग्जिस्ट करता है, HSSSH एग्जिस्ट करता है। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, ट्राइसल्फाइड, इस तरीके से। तो पॉलीसल्फाइड। अब अगर हम इसको अमोनिया से रिएक्ट कराएं तो क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो क्या होगा, एक अमोनिया इधर आ जाएगा, एक अमोनिया इधर आ जाएगा, तो अमोनियम NH4 ट्वाइस S बन जाएगा। अगर इससे रिएक्ट करेगा तो अमोनियम ये NH4 ट्वाइस S2 बन जाएगा, इससे रिएक्ट करेगा तो NH4 ट्वाइस S3 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। तो बोलते हैं कि अगर हम इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, अगर हम इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो सेलेक्टिव रिडक्शन होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप कितने नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कराना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन सल्फाइड का अमाउंट, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड का अमाउंट उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। मैं यहाँ पे H2SX लिख रहा हूं।
तो हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड का अमाउंट इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितने नाइट्रो ग्रुप को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड को लिमिटिंग अमाउंट में यूज करें तो मोनो रिडक्शन होता है, और अगर हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड का अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो मल्टीपल रिडक्शन होता है। तो इस बात को नोट कर लो, लिखो, इफ हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड is taken, if hydrogen polysulfide is taken in limiting amount, if hydrogen polysulfide is taken in limiting amount, then mono reduction takes place. Mono reduction takes place. However, if it is taken in excess, then multiple reduction takes place. Multiple reduction takes place. तो ये हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड का जो अमाउंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि कितने नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये कंपाउंड है डाइनाइट्रोटोलीन, डाइनाइट्रोटोलीन। अब हम इसको NH4 ट्वाइस SX के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। NH4 ट्वाइस SX के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। तो अब बात आती है कि कौन सा नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस होगा। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर अगर नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है तो फिर उस कंडीशन में जब सेलेक्टिव रिडक्शन होगा तो हमेशा वो नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा जो लीस्ट हिंडर्ड है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो NO2 और CH3 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो जो लीस्ट हिंडर्ड नाइट्रो ग्रुप है वो रिड्यूस होगा, यानी कि ये वाला नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा, पैरा पोजिशन वाला। तो इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, ड्यूरिंग सेलेक्टिव रिडक्शन, ड्यूरिंग सेलेक्टिव रिडक्शन, if nitro group is not hydrogen bonded, if nitro group is not hydrogen bonded या is not involved in hydrogen bonding, during selective reduction, if nitro group is not involved in hydrogen bonding, then least hindered nitro group, undergo reduction. Then least hindered nitro group undergo reduction. However, if it is hydrogen bonded, then hydrogen bonded nitro group undergo reduction first. जैसे अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं डाइनाइट्रोफिनॉल को
और इसको ट्रीट करते हैं अमोनियम पॉलीसल्फाइड के साथ इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे ये जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो वही रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। अब देखो 3 रिएक्शन और है, फटाफट इनको देख लेते हैं। लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, रिटर रिएक्शन। रिटर रिएक्शन, एक मिनट बेटा जरा वेट करना। तो नोट करो बेटा, लिखो रिटर रिएक्शन के बारे में। लिखो दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन containing tertiary alkyl group. This is the best method for preparation of primary amine containing tertiary alkyl group. This is the best method for preparation of primary amine containing tertiary alkyl group. ठीक है, तो रिटर रिएक्शन में क्या करते हैं, लिखो लिखो इन दिस रिएक्शन tertiary alcohol, in this reaction tertiary alcohol
is treated with alkyl cyanide. In this reaction, tertiary alcohol is treated with alkyl cyanide in presence of dilute H2SO4. In presence of dilute H2SO4 to give primary amine having tertiary alkyl group. To give primary amine having tertiary alkyl group. तो अब जरा देखो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये टर्सरी अल्कोहल है, इसको हम साइनाइड के साथ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो आप देख रहे हो प्राइमरी अमाइन बन रहा है जिसके साथ टर्सरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। सबसे पहले ये जो टर्सरी अल्कोहल हम कंसीडर कर रहे हैं, इसका प्रोटोनेशन हो जाता है H2SO4 से जो H पॉजिटिव मिलेगा, और फिर यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन बन गया। अब इस पे साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये बन जाएगा। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, अब यहाँ पे वाटर जो है, ये वाटर जो यहाँ पे रिमूव हुआ था, ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और H पॉजिटिव लूज करके, अब बोल सकते हो ये H पॉजिटिव भी रीजनरेट होगा यहाँ पे, तो बन जाएगा CH3 थ्राइस C N डबल बॉन्ड COH R। अब अगर आप देखो तो ये इनॉल है, इनॉल है तो क्या होगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा। ये टॉटोमराइज होकर के बना लेता है CH3 थ्राइस C NH CO R, ये बन जाएगा। ये देखो ये एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, RCONH CCH3 थ्राइस। क्लियर है? यस सर। यस सर। और फिर उसके बाद क्या होगा ना, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये जो अमाइड है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। RCONH CCH3 थ्राइस, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और CH3 थ्राइस CnH2 बन जाता है। इसको बोलते हैं रिटर्न रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आप लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, ल्यूकार्ट रिएक्शन। ल्यूकार्ट रिएक्शन, LEUCKARDT, ल्यूकार्ट रिएक्शन। तो ल्यूकार्ट रिएक्शन में क्या करते हैं, नोट करो, लिखो व्हेन carbonyl compound is treated with formamide, followed by treatment with formic acid, primary amine is obtained. Primary amine is obtained. अब जरा देखो बेटा क्या होता है यहां पे, जैसे हमारे पास मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को फॉर्मामाइड से रिएक्ट करा है, तो क्या होता है यहां पे, ऐसा कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाता है, RCH डबल बॉन्ड NCHO। ठीक है? यस सर। अब इसको हम ट्रीट करते हैं विथ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, देखो कैसे। इस लोन पेयर को नीचे की तरफ दिखाओ, तो क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है लोन पेयर के थ्रू यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां आ जाता है, यहां से हाइड्रोजन फ्री होकर के इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन को ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? आपको पता है ना Yes, sir. फॉर्मिक एसिड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस सर। Yes, sir. तो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर रहा है, तो अब ये ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखो ये CO2 बन रहा है ये पार्ट, और एक हाइड्रोजन कार्बन से और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया, तो क्या बन गया, RCH2NH बन गया। ये समझ में आ रहा है? यस सर। RCH2NH ये है सब्स्टिट्यूटेड फॉर्मामाइड। अब हम करा देते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या होगा, इधर आएगा OH, इधर आएगा H, तो आप देखो प्राइमरी अमाइन बन जाएगा और फॉर्मिक एसिड क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir.
तो इसको बोलते हैं Yes, sir. ल्यूकार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। ये नोट कर लिया था सबने? Yes, sir. अब आप लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम एनिलीन। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम एनिलीन। तो जरा देखो स्टेप बाय स्टेप। हमारे पास है एनिलीन, एनिलीन को हमने क्या किया, एनिलीन को हमने रिएक्ट कराया विथ एल्काइल हैलाइड। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होकर के पहले बन गया एन एल्काइल एनिलीन, फिर से इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराया, एक और हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव हुआ और ये क्या बन गया, एन एन डाई एल्काइल एनिलीन। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे प्रोसीड कर रही है सर जैसे उसमें था हॉफमैन अमोनोलिसिस में हो रहा था सेम ही। हाँ एकदम हॉफमैन अमोनोलिसिस वाले पैटर्न पे ही प्रोसीड करेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। अब एन एन डाई एल्काइल एनिलीन बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं HNO2 और H पॉजिटिव के साथ। तो ये HNO2 और H पॉजिटिव ये बनाता है NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। याद दिला देता हूं, ये डाईएजोटाइजेशन की मैकेनिज्म में भी बताया हुआ है इसको। Yes, sir. इस तरीके से आया समझ में? तो यहां से NO Yes, sir. पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये NO पॉजिटिव जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा भाई? ये जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना। Yes, sir. तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो ऑर्थो पोजीशन पे तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगा, Yes, sir. पैरा पे जाएगा। तो पैरा पे जाएगा। एक बात ध्यान देना, अगर हम सीधे HNO2 और H पॉजिटिव यूज कर लेते ना एनिलीन के साथ तो डायजोनियम सॉल्ट बन जाना था। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. आप देखो आगे क्या होगा बेटा। इसको हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसको हीट करते हैं। तो आप देखो ये NO ग्रुप जो है विड्राइंग ग्रुप है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे मेजिनहाइमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म के थ्रू ये हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करेगा। तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है यहाँ अटैक करके NR2 को फ्री कर देगा। समझ में आया?
तो Yes, sir. ये जो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे OH आ गया प्लस Nr2 नेगेटिव। अब आप देखो ये स्टेबल नहीं रह सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और ये बहुत ज्यादा बेसिक है। तो क्या करेगा, ये यहां से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा तो क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया, प्लस क्या बन गया, पैरा नाइट्रोसो फिनॉक्साइड आयन। आया समझ में? यस सर। Yes, sir. अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करा दो, अभी बनाना तो है नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो एसिडिफिकेशन करा के क्या बना सकते हो, पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बना सकते हो। आ गया समझ में? यस सर। ये पैरा नाइट्रोसो फिनॉल जो बना है ना, इसको अगर फिनॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कर दे तो इंडोफिनॉल बन जाता है, जो लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में पार्टिसिपेट करता है। Yes, sir. सर यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट कोई चक्कर नहीं है ना सर? ऐसा आइसोटोपिक इफेक्ट? मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो कोई ब्रेक नहीं हो रहा, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे ये कहाँ से आ गया तेरे दिमाग में? सर मेजन हाइड्रो कॉम्प्लेक्स उसमें यही होता है, क्या होता है? शायद आइसोटोपिक इफेक्ट को कंसीडर करते हैं उसमें। अरे जो लिविंग ग्रुप होगा उसको हटाना है। लिविंग ग्रुप यहाँ पे Nr2 है, जहाँ Nr2 है वहीं पे जाकर के OH नेगेटिव अटैक करके उसको हटा देगा। एक रिएक्शन और है, आप इसको भी नोट करो, लास्ट रिएक्शन बता रहा हूं। लिखो, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ isocyanide and isocyanate, by hydrolysis of isocyanide and isocyanate, by hydrolysis of isocyanide and isocyanate। तो अगर हम आइसोसाइनाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं H2 और H पॉजिटिव के साथ, तो यहां पे प्राइमरी अमाइन बन जाता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ फॉर्मिक एसिड बनता है, प्राइमरी अमाइन के साथ फॉर्मिक एसिड बनता है। और अगर आइसोसाइनेट को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्राइमरी अमाइन बनता है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन के साथ अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। ठीक है, यहां भी फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो प्राइमरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन के साथ क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। इनफैक्ट फॉर्मिक एसिड नहीं बल्कि यहाँ पे बन जाता CO2 एंड H2O बनता है बेटा। इसको ठीक करो।
बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी अमाइन के साथ पहले ये बन जाता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और ये एसिड जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है इसलिए ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? यस सर। तो बस ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनिश हो गया। अब इसके बाद अगर आप देखो अच्छा, एक चीज और आप इसको समझ लेना कि इसमें इसी चैप्टर में आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो इन्होंने जो अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन का जो कंपैरिजन है उसको भी डिस्कस किया है। इसी चैप्टर में इन्होंने एनिलीन और उसके जो डेरिवेटिव हैं उनका बेसिक स्ट्रेंथ को भी डिस्कस किया है। ये सारी बात मैंने आपको जीओसी में बताई हुई है, ठीक है बेटा? यस सर। तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये पूरा डिस्कशन है वो रिवाइज कर लेना, वो बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। और उसी तरीके से पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव आप पढ़ करके आए हो, तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन जो है वो भी मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया था। तो वो सारा डिस्कशन भी जो है आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, उसको रिवाइज कर लेना। ओके सर। अपने कॉपी में ही लिख लो, भूलना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन है। अब मैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में एक बार आप पहले एनसीईआरटी जरा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो बोला जा रहा है कि द लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस विथ फिशी ओडर। तो जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फिश लाइक ओडर होता है। आगे बोला प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड। अगर प्राइमरी अमाइन है जिसमें 3 या उससे ज्यादा कार्बन है तो वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड्स। अगर और ज्यादा कार्बन है तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। बोले एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो जो एराइल अमाइंस हैं, बोल रहे हैं कि एराइल अमाइंस वैसे तो कलरलेस होते हैं लेकिन वो कलर्ड हो जाते हैं अगर उनको स्टोर करके रखा हुआ है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के थ्रू वो कलर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमाइंस एंड अदर एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस बट गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आगे देखो बोले लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। उनमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी कम होता है और वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल है। However, solubility decreases with increase in molar mass of amines due to increase in size of the hydrophobic alkyl part. अब ये बात तो आप आराम से समझ रहे होंगे। आगे बोले हायर अमाइंस आर इसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो लोअर अमाइंस हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन जो हायर अमाइंस हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल है। जो बीच वाले अमाइन है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन of amine and oxygen of alcohol as 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohols in water. So out of butane 1 all,
and butane 1 amine, which will be more soluble in water and why? तो बोल रहे हैं कि amines are soluble in organic. अब बताओ इसमें कौन ज्यादा soluble होगा? जो ज्यादा अल्कोहल ज्यादा soluble होगा या amine? बोलो भाई. अल्कोहल सर. Which is more soluble in water? अल्कोहल. क्यों? सर क्योंकि ऑक्सीजन की सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा. और अगर आप इस टू चीज वे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अगर आप इस चीज को कंसिडर करो कि जो अमाइन है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, तब क्या होगा? जैसे अमोनिया वाटर में जाता है तो वाटर में जाते ही वो क्या बन जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना. यस सर. वैसे ही अगर अमाइन है, अमाइन वाटर में जाएगा तो वो एमीनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा. यस सर. भाई ये वीकली बेसिक होते हैं ना. तो वीकली बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. यस ये सर. वाटर से H पॉजिटिव लेकर के वो H नेगेटिव को फ्री कर देंगे. बोलो. यस सर. इसीलिए, लेकिन ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो प्रोड्यूस करेंगे वो लो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन होगा, तो इस वजह से वीक बेस होते हैं. अब थोड़ा सा क्वेश्चन तो ट्रिकी पूछ लिया इन्होंने. अगर हम वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को कंसीडर करें तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी अल्कोहल में. अल्कोहल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी इन कंपेयर टू अमाइन एंड वाटर. तो इस हिसाब से इसको ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए. ठीक है, मतलब अल्कोहल को ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए इन कंपेयर टू अमाइन. अब देखते हैं क्या इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है. तो बोल रहे हैं कि कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन of amine and oxygen of alcohol as 3 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amines and alcohols in water out of butane 1 all and butane 1 amine, which will be more soluble in water and why? तो बोले amines are soluble in organic solvents like alcohol, ether and benzene. ये तो कोई भी organic compound जो है इनमें soluble होता है. You may remember that alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds than amines. इसका मतलब ये कंक्लूड वही कर रहे हैं कि अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल. फिर आगे बोला प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर. This intermolecular association is more in primary amines than in secondary amines, as there are two hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. तो अगर आप प्राइमरी अमाइन को देखोगे और सेकेंडरी अमाइन को देखोगे तो दोनों में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है. तो क्योंकि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. लेकिन टर्सरी अमाइन में नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस वजह से टर्सरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. भाई प्राइमरी अमाइन को अगर आप देखोगे तो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है. सेकेंडरी अमाइन को अगर आप कंसीडर करोगे तो नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन कनेक्टेड है. और अगर आप टर्सरी को कंसीडर करते हो तो टर्सरी में नाइट्रोजन से 1 भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है. इसका मतलब टर्सरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, बट प्राइमरी और सेकेंडरी कर पाएंगे, जिसमें प्राइमरी में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है. ये बात समझ में आ रही है? यस सर. यस सर. तो बोल रहा है कि दिस इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन इज मोर इन प्राइमरी अमाइंस देन इन सेकेंडरी अमाइंस एज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन इन इट.
tertiary amines do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond formation. Therefore, the order of boiling point of isomeric amines is as follows. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइन का है, फिर सेकेंडरी अमाइन का है, फिर टर्सरी अमाइन का है। लेकिन कंडीशन यह है कि आइसोमेरिक होने चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है ना? बोलो भाई। यस सर। यस। देखो अगर आइसोमेरिक नहीं होंगे ना तो क्या होगा, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से टर्सरी में वॉन्डरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा होगी ना यहाँ पे। यस सर। जैसे ये मिथाइल अमाइन है, ये डाई मिथाइल अमाइन है, और ये ट्राई मिथाइल अमाइन है, तो नेचुरल सी बात है ट्राई मिथाइल अमाइन में 3 मिथाइल ग्रुप होने की वजह से वहां पे वॉन्डरवाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो वहां पे ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर नहीं फॉलो होगा, वहां पे ऑर्डर चेंज होगा। लेकिन अगर आइसोमेरिक अमाइंस हैं तो प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सेकेंडरी अमाइन का उससे कम होगा, टर्सरी अमाइन का सबसे कम होगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे बोला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइंस शोन इन फिगर। अब ये तो आप समझ ही सकते हो उसमें क्या है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस, एल्कोहल्स एंड एल्केन्स of almost the same molar mass are shown in table 13.2। तो अब सेम मोलर मास का अगर एल्कोहल अमाइन अगर प्रेजेंट है, आप देख रहे हो सबका मॉलिक्यूलर मास लगभग 73 के आसपास है। तो जो प्राइमरी अमाइन है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 350.8, सेकेंडरी अमाइन का 329.3, टर्सरी अमाइन का 310.5, और ये एल्केन है, एल्केन का 300.8, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे ज्यादा है 390.3। ठीक है ना? तो अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है इनका तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? एल्कोहल का, उसके बाद प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, उसके बाद टर्सरी अमाइन, और फिर उसके बाद एल्कीन। ठीक है? कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास अगर है तो। क्योंकि आप बोल सकते हो सबसे इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में होगी, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में होगी, फिर प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्सरी अमाइन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी। अब आगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले इनका बेसिक कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप एक बार चाहो तो पढ़ भी सकते हो पूरा, ये जो डिस्कशन गिवन है यहाँ पे जीओसी में आपने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो उसको। उसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एनालिटिकल टेस्ट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको अभी समराइज कर देता हूं, और फिर मैं ना एक लेक्चर आपको शेयर करूंगा, उसको आपको देखना पड़ेगा, तो उससे जो है सारी चीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। ओके सर। सर फिर प्रैक्टिस क्लास तो नहीं है किसकी? कल? प्रैक्टिस क्लास अब आप बता दो जो है कब रखे हैं, जो है कल की बजाय अगर आप बोलते हो आगे शिफ्ट करने को तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है? वीकेंड पे ही रख लो सर। वीकेंड पे रख लो सर। कोई बात नहीं, वीकेंड पे रख लेते हैं। ठीक है, सैटरडे संडे रख लें। यस सर। यस सर। यस सर अब क्या होगा, मतलब ये अमाइन खत्म होने के बाद? अब एक चैप्टर और रह गया आपका, डी एंड एफ लॉक।
मतलब ऑर्गेनिक तो फिनिश हो गई। पॉलीमर्स भी है सर। अच्छा पॉलीमर्स है, तो पॉलीमर्स तो छोटा सा टॉपिक है, वो तो एक लेक्चर भी नहीं लगना उसमें। एवरीडे लाइफ, वो केमिस्ट्री वाले चैप्टर पे। हाँ वो तो एवरीडे लाइफ वाला ही है, समझ रहे हो ना, नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वो सब कोई टॉपिक नहीं है, वो सब काउंटिंग के टॉपिक है बस। एक बार आपको थॉरली जो है एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलीमर्स जो है, पॉलीमर्स हो जाएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में जो डिफिनीशंस हैं, डिफिनीशंस जो है आपको देखनी पड़ेंगी। अलग अलग टाइप के ड्रग्स हैं, तो वो कौन सी जैसे एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, उनके एग्जाम्पल्स रटने हैं और कुछ नहीं उसमें। समझ में आया कि नहीं? यस सर। बस Yes. रटने वाला चैप्टर है पूरा। वो तो आप देखोगे, मैं ही खुद ढूंढ करके एक आध जो है अच्छा वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब पे देखता हूँ, कोई अच्छा जिसमें इफेक्टिवली जो एक्सप्लेन किया होगा, एक लेक्चर शेयर कर दूंगा, देख लेना उसको। अपने आप से टाइम खराब मत करना। तो अगर हम एनालिटिकल टेस्ट को कंसीडर करें, ऑफ अमाइन, अब इसमें देखो कौन कौन से टेस्ट आते हैं। एक तो कार्बिल अमाइन टेस्ट है, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो, याद है भाई? यस सर। उसके अलावा यहाँ पे जो फर्दर एनालिटिकल टेस्ट आते हैं, उसमें एक हिंजबर्ग्स टेस्ट आता है। ये हिंजबर्ग्स टेस्ट भी आप बोल सकते हो, ये बेसिकली हिंजबर्ग्स मेथड ऑफ सेपरेशन भी होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको यूज करते हैं। हिंजबर्ग्स टेस्ट आता है। फिर उसके बाद इसमें आता है एक हॉफमैन्स टेस्ट आता है। हॉफमैन्स टेस्ट आता है। एक यहां पे हम कंसिडर करते हैं एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट। एक यहां पे एनालिटिकल टेस्ट आता है हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। ठीक है। और एक एनालिटिकल टेस्ट यहां पे आता है लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। ये 6 एनालिटिकल टेस्ट हैं जो अमाइंस के लिए यूज होते हैं। इसमें से जो लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट है, ये सेकेंडरी अमाइन के लिए यूज होता है। इसमें प्राइमरी अमाइन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, टर्सरी अमाइन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है। कार्बिल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए है। हिंजबर्ग्स टेस्ट और जो हॉफमैन्स टेस्ट है, ये इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन तीनों को हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। एजो डाई टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए है। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये प्राइमरी अमाइन के लिए है, ये डिस्टिंक्शन टेस्ट है, between primary, secondary and tertiary
अमाइन। हॉफमैन्स टेस्ट को अगर कंसीडर कर तो ये भी डिस्टिंक्शन टेस्ट है। एजो डाई टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल टेस्ट प्राइमरी अमाइन के लिए यूज होता है। लीबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट सेकेंडरी अमाइन के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा। तो यस सर। ऐसा है कि मैं अब आपको क्लास अभी फिनिश कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं आपको, पहले इस चीज को समझ लेना। बाकी ये सब उसी लेक्चर में सारा डिस्कशन जो है आपको मिल जाएगा। एक लेक्चर देखोगे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी और ये सारे एनालिटिकल टेस्ट भी। यहां पे आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के एंड में आपको मिलेगा डायजोनियम सॉल्ट्स का डिस्कशन। ठीक है, देखो डायजोनियम सॉल्ट्स मिला। यस डायजोनियम सॉल्ट्स में कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो तो आपको पता ही है, डाइजोटाइजेशन के थ्रू। उसके बाद आप देखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। तो यही डायजोनियम सॉल्ट जो बना है उसी को हटा करके हम अलग अलग ग्रुप लाते हैं। तो आप डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में जानते हो, जैसे सैंडमेयर्स रिएक्शन है, बताया था। गेटरमैन्स रिएक्शन है, वो भी बताया था पहले, याद है भाई? यस सर। यस वो एल्काइल एंड एराइल हैलाइड में डिस्कस किया था। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ArSN2 में डिस्कस किया था। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन, फिर आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन, बाल-सीमन रिएक्शन जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है, डीएमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डीएमिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद आप देखो ये डायजोनियम सॉल्ट से फिनॉल का फॉर्मेशन, एराइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, ये भी डिस्कस हुआ है। और ये जैसे रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन बन रहा है, पहले ये बेसिकली बाल-सीमन रिएक्शन वाला ही एक स्टेप यूज किया और फिर उसके बाद NaNO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। और ये जो डायजो कपलिंग आप देख रहे हो आगे, डायजो कपलिंग को मैंने बताया था कहां पे डिस्कस किया इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, याद है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जो लेक्चर शेयर किया था उसमें डिस्कस किया है डायजो कपलिंग। यस सर। अगर किसी ने नहीं देखा है तो ये नोट कर लेना कहां मिलेगा इसका डिटेल। तो ये चीज जो है, जो आपको लेक्चर में शेयर करूंगा, लेक्चर में ये डायजोनियम सॉल्ट वाली जो इंफॉर्मेशन है ये उसमें नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा उसमें। एनालिटिकल टेस्ट सारे होंगे, उससे पहले कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टी की जितनी भी रिएक्शंस है सारी रिएक्शंस उसमें डिस्कस हुई हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन भी आपको मिलेंगी, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट वाला डिस्कशन उसमें नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो कराया जा चुका है। तो आप इसको अपना अलग से देख लेना, और उस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो, एक तो डाउट क्लास मैं लूंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी की एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जितनी भी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद अमाइंस की जितनी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद जो है यही चैप्टर्स हिमांशु पांडे से भी डिस्कस होंगे, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन तो हिमांशु पांडे से ऑलरेडी डिस्कशन चल ही रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो जैसे 2 क्लास मुझे लेनी है तो मैं ये सोच रहा हूं कि एक क्लास तो मैं हिमांशु पांडे का उसमें डिस्कशन कराऊंगा, और एक क्लास में मैं एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, एक क्लास में उसको डिस्कस करूंगा।
ठीक है भाई। एक क्लास और इंक्रीज कर लो सर। अरे क्लास तो बहुत हो जाएंगी अभी तो, अब इसके बाद तो आगे डाउट्स ही चलेंगे ना। यस सर, 2 बहुत हैं सर। एक बार ये फिनिश हो जाने दो, उसके बाद तो जो है ये जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं सब में प्रॉब्लम्स ही डिस्कस होंगी, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री का भी रिवीजन शुरू हो जाएगा। अब आगे रिवीजन क्लासेस ही तो चलनी है। यस सर। मैं आपको फ्री थोड़ी कर रहा हूं, बस आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, लेकिन बाकी तो डिस्कशन चलता ही रहेगा। प्रॉब्लम्स का डिस्कशन, पुराने जो चैप्टर्स हैं, अभी मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कराना है, अभी मुझे जो केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन करवाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है। उसके अलावा +1 के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो है, उनका भी प्रॉब्लम्स के थ्रू पूरा रिवीजन होना है, तो वो सब तो चलता ही रहेगा। आपको फ्री नहीं कर रहा हूं भाई, एक बार मुझे फिनिश करने दो डी एंड एफ ब्लॉक, उसके बाद फिर रिवीजन क्लासेस ही होंगे, रिवीजन क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस। ठीक है बेटा। सर मैंने ना ग्रुप पे जो डाउट्स है वो शेयर किया, आप एक बार वो बता दो। हाँ, तूने तो सब शेयर कर दिया जो है, तो सब तुझे पूछना ही है क्या? 4 है सर, सिर्फ 4 या 5, बाकी मैंने चलो कोई अपने। बात नहीं, वो डाउट क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा। बाय सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू सर।